everyone, welcome in eShiksha. Let's start our mission Net JRF. Mission Net JRF June 2021 and हम कवर करें अपना पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट। यूनिट 1 कवर हो चुका है, और इसके वीडियोस आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। 32-34 वीडियोस हैं मे बी। ये पूरा यूनिट कवर है, आप देख सकते हैं। यूनिट 2 मैंने अभी स्किप कर दिया है, पढ़ाऊंगी बाद में। अभी हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास नंबर है 4 और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। ये क्लासेस जो आपको मिल रही हैं नेट जेआरएफ की, ये अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से हैं और आने वाले जीडीसी, जीआईसी, पीजीडी और यूपीएचईएससी का एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ये सारे लेक्चर्स उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल को पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ इसमें हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेज आप पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको इन्फेंसी से लेके आपके एडल्टहुड तक, यानी कि शिशुअवस्था से लेके आपके प्रौढ़ावस्था तक आती है। लेकिन स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके जो आयाम होते हैं, विभिन्न आयाम होते हैं, उसमें से एक आयाम है आपका कॉग्निटिव, यानी कि संज्ञानात्मक। तो इसमें आपको दो लोगों को पढ़ना है, पियाजे जी को और दूसरा है जेएस ब्रूनर को। दो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी इससे, तो आप समझ सकते हैं 2 क्वेश्चन का मतलब है 4 नंबर। सो ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे पियाजे को। हम पहले पढ़ रहे हैं। पियाजे, जीन पियाजे, ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, कहते हैं सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति चुने गए, मनोवैज्ञानिक चुने गए थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एरिया में काम करने के लिए, वर्क करने के लिए मनोवैज्ञानिकों में जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उसमें सबसे इफेक्टिव ये चुने गए थे। ये आपके, इनका बर्थ 9 अगस्त को हुआ था। इससे मतलब नहीं है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आते। 1896 में। लेकिन ये कहाँ के थे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्विट्जरलैंड के थे। ये क्वेश्चन मैंने देखा है, मुझे लग रहा है जीडीसी की एग्जाम में देखा था। जीडीसी के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बार बने हैं। बहुत ही कम एज में 22 इयर्स में ही इन्होंने जूलॉजी में की पीएचडी की डिग्री मतलब प्राप्त कर ली थी, अर्जित कर ली थी। मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब इन्होंने, साइकोलॉजी के क्षेत्र में जब ये ट्रेनिंग इनका स्टार्ट हुआ, प्रशिक्षण स्टार्ट हुआ जब इनका, तो अल्फ्रेड ब्रेने, इनका नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना होगा अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो। अल्फ्रेड ब्रेने जो थे, उनके निर्देशन में जो एक फ्रेंच स्कूल के बच्चों का बुद्धि परीक्षण हुआ था, उनके लिए इन्होंने काम किया था, है ना, वहां पे भी इन्होंने काम किया था। और एक चीज और थी कि इन्होंने अपने 3 बच्चों को, अपने खुद के 3 बच्चों पे टेस्ट किया था, है ना, मानसिक विकास से संबंधित जितना टेस्ट किया अपने 3 बच्चों पे किया था, और इसका लेखा जोखा निकाला था। और लगभग 400 से अधिक बुक्स की क्या पब्लिश हुई थी इनकी। ठीक, तो इतना आपके लिए बस इनका बैकग्राउंड जानना जरूरी था जब आप किसी पर्सन को पढ़ रहे हो।
है ना। आप किसी पर्सन को पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जानना आपके लिए जरूरी होता है। अब हमको पढ़ना है कि आपके जो जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक कार्यविधि है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अगर आपका क्वेश्चन बहुत ऊपर ऊपर से आ जाता है, डेप्थ में नहीं जाता किसी भी एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब तो जितने आपने 4 स्टेजेस बस इनके पढ़ने हैं उससे काम चल जाता है। बट अब आपके इवन नेट जेआरएफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बहुत डेप्थ आते हैं, तो अगर आप इन सबको डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो इनके क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो जीन पियाजे के अनुसार जो इनका संज्ञानात्मक कार्यविधि थी यानी कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग थी, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पहली है, आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये हर जगह आपको बताया जाने वाला नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकेंड इज एडॉप्शन। ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं संगठन और एडॉप्शन को कहते हैं अनुकूलन। गिव मी अ सेकंड प्लीज। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन, एडॉप्शन का मतलब होता है अनुकूलन। संगठन का मतलब क्या होता है? यहाँ संगठन का मतलब संस्था से नहीं है ना, इंस्टीट्यूशन से नहीं। यहाँ संगठन का मतलब है कि जो प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचना है यानी कि जो परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है उनका पैटर्न, जिसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कहेंगे। मतलब कि आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आपने आज एक इंफॉर्मेशन गेन की, थोड़ी देर बाद दूसरी, इस तरीके से आपने किसी भी चीज के बारे में, किसी पार्टिकुलर चीज के बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो आपके माइंड में कलेक्ट होती जाती है, और जब वो कलेक्ट होती जाती है तो आप उसका एक सीक्वेंस बना लेते हो, और एक सीक्वेंस का मतलब एक पैटर्न बना लेते हो, और इसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से सूचनाओं को व्यवस्थित करना, जो आपके पास सूचना है यानी कि इंफॉर्मेशन है किसी चीज के भी बारे में, उसे जब आप अरेंज कर लेते हो तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड पॉइंट एंड दैट इज एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन अब क्या होता है? जैसे व्यक्ति को जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके पास जितनी भी सूचना है, मेरे पास अभी कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन है, और मुझे अभी दूसरी सूचना अगर मिलती है तो दोनों को मैं क्या कर पाऊं, एक साथ संगठित कर पाऊं। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको समझाऊंगी, बट अभी आप इसको एक थ्योरेटिकल पोर्शन में समझ लो, क्योंकि लिख के तो थ्योरी में आएगा ना, है ना। तो अगर आपके पास व्यक्ति, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, फिर मुझे दूसरी इंफॉर्मेशन उसी चीज के बारे में अगले दिन या कुछ दिन बाद मिलती है, और मैं क्या कर ले रही हूँ, उसको फिर से संगठित कर ले रही हूँ, ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ, और या फिर उसको ऑर्गेनाइज करने का प्रयत्न यानी कि कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसे क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ संगठन जब हो जाता है कि आज मुझे एक सूचना मिली, कल मुझे एक सूचना मिली, परसों मुझे किसी चीज के बारे में सूचना मिली, और सबको मैंने संगठित कर लिया, एक साथ कर लिया, तो इसे कहते हैं एक पैटर्न बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बन गया, संज्ञानात्मक संरचना बन गई। अभी पूछ सकता है आपका संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जब हम प्राप्त, जितनी भी हमें ज्ञान मिल रहा है, जितनी भी नवीन इंफॉर्मेशन मिल रही है, नई नई सूचना मिल रही है, जब हम उसका एक पैटर्न बना लेते हैं, है ना,
संगठित करते हुए उनका पैटर्न बना लेते हैं तो उन्हें हम संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर एडॉप्शन क्या होता है? एडॉप्शन, जब मुझे आज एक सूचना मिली, मुझे इसके बारे में पता है, ये सब मेरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, परंतु मुझे एक नई सूचना मिली जिसको मैं अडॉप्ट नहीं यहाँ पे कर पा रही, है ना, समझ नहीं पा रही हूँ, अडॉप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर क्या करूंगी? तब मुझे करना होगा अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन। जब कभी हम ये संगठन नहीं बना पाते हैं तब हमें करना पड़ता है अनुकूलन। इसका मतलब है कि व्यक्ति क्या करता है, मेरे पास जो पूर्व ज्ञान है ना, पहली की नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में बैलेंस स्थापित करना है, इक्विलिब्रियम यानी कि सामंजस्य बैठाना है, बैलेंस स्थापित करना है, संतुलन करना है, तब होता है एडॉप्शन यानी कि अनुकूलन। अब ये अनुकूलन के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, अनुकूलन के अंतर्गत भी दो प्रक्रियाएं होती हैं, चलिए उसे डिस्कस करते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत जो प्रक्रिया पहली होती है उसे कहते हैं एसिमिलेशन। इन सब से क्वेश्चन बना है, बहुत प्रीवियस ईयर में कई बार बना है, तो ध्यान से समझिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे बताइएगा आप लोग। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण। दूसरा है आपका संविष्टीकरण, एकोमोडेशन। ये आपका एडॉप्शन की प्रक्रिया के अंतर्गत ये दो प्रक्रिया आपकी प्रोसेस चल रही है। एकोमोडेशन यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में समविष्टीकरण। ठीक है, अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप थ्योरी समझ लो कि नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में एस्टेब्लिश करना, यानी कि आपके पास न्यू नॉलेज है, न्यू नॉलेज को आपके पास जो स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है, नॉलेज का स्ट्रक्चर पैटर्न बना हुआ है, उसी में आपको एडजस्ट कर लेना, एसिमिलेशन कहलाता है। और तब एकोमोडेशन क्या कहलाता है? समविष्टीकरण का मतलब होता है नवीन अनुभव, जो आपको न्यू एक्सपीरियंस या न्यू नॉलेज मिल रहे हैं, उसमें जब आपके पास प्रीवियस नॉलेज जो है उसमें जब आपको न्यू नॉलेज मिल रहा है तो इस प्रीवियस नॉलेज में आप चेंजेस करो, मॉडिफाई करो, या इसको सुधार करो, विस्तार करो, परिवर्तन करो, जो भी करो, तब ये आपका कहलाता है समविष्टीकरण। आइए अब इसे थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। अब जैसे एसिमिलेशन का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई 2 साल का बच्चा है, ठीक है, 2 इयर्स का बच्चा है, इसने क्या देखा? पहली बार एक वाइट डॉग को देखकर, सफेद कुत्ते को पहली बार देख रहा है, तो देख के क्या कर रहा है? देख के जान रहा है कि इसके 2 कान होते हैं, 2 ईयर होते हैं, एक पूंछ होती है यानी एक टेल होती है, 4 लेग्स होते हैं। इसने ये सारी चीजें देख लिया, इसका कलर देख लिया, वाइट देख लिया। फिर कुछ दिन बाद यही 2 साल का बच्चा अगर एक सफेद कलर की बकरी को देखता है ना, व्हाइट कलर की गोट को देखता है, तो वो क्या करेगा? फिर उसके देखेगा कि इसके भी 2 इयर्स हैं, 1 टेल है, 4 लेग्स हैं, व्हाइट कलर की भी है ना, तो ये सोचेगा कि ये डॉग है, कुत्ता है ना। यह बालक की क्या कहलाएगी? आत्मसातीकरण कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। इसका मतलब है जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज था, प्रीवियस नॉलेज में आपने न्यू नॉलेज को
एक्सेप्ट करके फिर से संगठित कर लिया। समझ गए? अब क्या होगा? अब एकोमोडेशन यानी समष्टीकरण क्या होता है? ये बालक बकरी में कुत्ते जैसा गुण आप बताओ किस लिए देख रहा है? क्योंकि देख रहा है कि बकरी के समान एकदम कुत्ता प्रतीत हो रहा है और कुत्ते के समान बकरी प्रतीत हो रही है। वो जो कुत्ते का इस डॉग का प्रत्यय है, कॉन्सेप्ट है, उसमें अभी मैच इन लोगों को करके बता रहा है, आत्मसात इसने कर लिया। समष्टीकरण क्या है कि जब बालक कोई पहले से उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें नई नॉलेज को क्या करता है, नई नॉलेज प्राप्त करने के बाद, न्यू नॉलेज प्राप्त करने के बाद इस प्रीवियस नॉलेज में क्या करेगा, कुछ चेंजेस लाएगा या कुछ नया जोड़ देगा, मॉडिफाई कर देगा, तो क्या कहलाएगा, समष्टीकरण। अब इस बच्चे ने क्या कहा, ये क्या किया, देख लिया कि एक बच्चा है, ये कुत्ते के 2 कान 2 आंख 9 आंख की ये सब होती हैं, 4 पैर 1 पूंछ होती है। अब बच्चा अगर सीख जाए कि ये डॉग भौंकता है, बार्क करता है, क्या कर रहा है, ये डॉग बार्क कर रहा है यानी भौंक रहा है, तो उसके पास जो प्रीवियस नॉलेज थी, पैटर्न था, उसमें एक नई बात जुड़ गई, न्यू नॉलेज से आके एक बात जुड़ गई कि कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है, बार्क करता है, तो ये कहलाएगा समष्टीकरण। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, और अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। अब पियाजे ने बौद्धिक विकास के आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस बताए हैं, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सीटेट में भी बन जाता है, और हमेशा एक जैसा क्वेश्चन पूछता है। एक बार आप इसको थोड़ा सा समझ लो, बहुत डीप में नहीं जाना है, तो गलत हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेज जो है आपकी वो है, स्टेज ही पूछ लेता है कभी कभी तो, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हिंदी में कहते हैं संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था, ठीक है। ये आपकी चलती है आई थिंक, हाँ, 0 से 2 साल, यानी जन्म से लेके 2 साल तक ये अवस्था चलती है। ये आपका कभी मैच करने को भी आ जाता है, ठीक है। इधर आपके स्टेजेस लिखे होंगे, इधर अवस्थाएं लिखी होंगी, ये सब आपको मैच करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बहुत थोड़ी सी बात जो आपको जानना जरूरी है, जिससे क्वेश्चन आता है, इसमें ये है कि बच्चा जो होता है वो क्या होता है, असहाय जीवधारी होता है, असहाय जीवधारी होता है, ठीक है। और इसमें क्या आपके लिए जानना जरूरी है कि जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो कुछ करने से पहले सोचना स्टार्ट करता है, यानी कि अगर वो पानी इधर पड़ा हुआ है तो इधर जाने से पहले सोचेगा कि मैं यहाँ जाऊंगा तो स्लिप होके गिर जाऊंगा। ये कब, जब छोटा रहता है, 1.5 साल से कम रहता है, वो दौड़ के जाएगा भले ही गिर जाए, बट अगर 1.5 साल पहुंच जाता है तो वो यहाँ से सोचना, उसका कॉग्निशन डेवलप हो जाता है कि यहाँ पानी पड़ा हुआ है, अगर मैं जाऊंगा, बात करो, मम्मी क्लास ले रही है ना, मैं यहाँ जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा, ठीक है। तो ये कब करता है, 1.5 साल पे सोचना शुरू करता है। प्रारंभ में वो इमिटेशन करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ नहीं आपको जानना है, इस स्टेजेस में बहुत कुछ आपसे पूछने वाला नहीं है। दूसरा स्टेज है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिससे कहते हैं
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, आपका पूछता क्या है, सिंबॉलिक थॉट आते हैं। सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक थॉट कहते हैं, यानी इसे संकेतात्मक विचार आते हैं। ये पूछ सकता है यहाँ से, इसमें और कुछ नहीं पूछता। भाषा का अधिकतम विकास होता है, लैंग्वेज ज्यादा डेवलप होती है इसमें। सिंबॉलिक थॉट याद रखिएगा, यानी कि आपका संकेतात्मक विचार। ठीक, इसमें इमिटेशन याद रखिएगा, और कुछ आपको इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड नंबर है आपका, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। इसमें आपको क्या जानना है, मूर्त संक्रियात्मक की जो अवस्था होती है वो पहली वाली अवस्था थी 0 से 2, फिर 2 से क्या था 7, थर्ड अवस्था जो होगी 7 से आपकी कितनी होगी 12 होगी। तो ये जो अवस्था है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 12 होती है आपकी। ठीक है, इसमें क्या आपको जानना है, इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, बच्चे में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि विलोमीय हो जाता है बच्चा, विलोमीय। ये क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में हो, अगर क्वेश्चन बनना है तो इस टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट हो जाता है, बताया ना मैंने आपको। विलोमीय से हिंदी में क्या कहेंगे, पदों की श्रृंखला बनने लगती है, पदों की श्रृंखला बनने लगती है। ठीक, इसमें आपको और कुछ भी नहीं जानना है। फिर फोर्थ स्टेज जो है आपका, इसे कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, जो यहाँ पे एज वाला है मुझे लगता है वो थोड़ा सही है। फॉर्मल ऑपरेशनल, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 12 ईयर्स से लेके टिल द एडोलसेंस, जब तक कि किशोर अवस्था नहीं आ जाती तब फॉर्मल ऑपरेशनल। इसमें आपको क्या जानना है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज उसके सामने नहीं है उसके बारे में भी वो अच्छी ढंग से सोच सकता है। अमूर्त चिंतन, इसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, इसमें और आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपने इसे ठीक से समझा होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये 100% श्योर रखिए। बट कभी कभी इसमें एक और क्वेश्चन बढ़ सकता है, तो ये 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। 4 नंबर नेट के पर्सपेक्टिव से या किसी भी कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है इसे आप समझ सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करने के लिए फ्री हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।